Good morning, all of you. Now, next topic is foreign trade. बहुत सारी बुक्स में ये अलग से चैप्टर है. एज ए चैप्टर मानो, एज ए टॉपिक मानो, डजेंट मैटर. हमें मतलब है फॉरेन ट्रेड. तो जो हमारा 1947 से लेकर 90s के बीच का टाइम पीरियड था, उसमें फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन था और उसमें किस तरह से डेवलपमेंट किया गया, उसकी बात हमें इस टॉपिक में करनी है. नाउ फर्स्ट इज एवरी कंट्री गेन्स फ्रॉम इट्स फॉरेन ट्रेड. दिस इज बिकॉज इट कैन प्रॉफिटेबली बाय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड goods that are relatively cheaper in the world market compared to what it would cost the country to produce, okay, the same goods at home. It can sell to the rest of the world goods that it can produce more efficiently, more cheaply than other countries. Foreign trade enables a country to consume a large variety of commodities than would have been possible otherwise. Okay. तो फॉरेन ट्रेड जो चैप्टर मैंने आपको पहले कराया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें सबको बताया था कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिक्सचर है ना. फॉरेन ट्रेड लेना और देना, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, डोमेस्टिक कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बिजनेस है ना, लेन और देन, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन फॉरेन ट्रेड कहलाता है. तो ये फॉरेन ट्रेड जो होता है सबके लिए बहुत मायने रखता है. इसमें सरप्लस कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तब हम लोग इसमें सरप्लस में रहते हैं. तो इसकी कंडीशन क्या थी, इसके क्या फीचर्स थे 1947 से लेकर 90s के बीच में. तो यहाँ हम अब बात करेंगे फीचर्स की. फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. तो सबसे पहले हम बात करें वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. सबसे पहला फीचर है वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम से क्या मतलब है और वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड से क्या मतलब है. तो वॉल्यूम रिफर्स टू द साइज ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बाय अ नेशन. ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब उस क्वांटिटी से है, उस साइज से है जिसमें एक कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है. तो सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड and different types of goods are expressed in different units, it is not possible to find the aggregate sum of all physical units. Okay, so therefore exports and imports are measured in money terms. The sum of these money value constitutes the value of ट्रेड. ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब उस क्वांटिटी से है जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है, लेकिन सबका वैल्यू, सबकी जो मनी होती है, सबका जो मनी ऑफ साइज़ होती है वो अलग अलग होती है. कोई कितने रुपए में होता है, कोई कितने रुपए में होता है. सबका प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है. तो उन सब के वैल्यू, उस प्राइस में उनको तोलना, उस प्राइस में उनको मेज़र करना वैल्यू कहलाता है ना. तो क्वांटिटी माने वॉल्यूम और उसको मनी में मेज़र करना उसका वैल्यू कहलाता है. तो 1950 से लेकर 1991 के पीरियड में क्या स्थिति थी फॉरेन ट्रेड के, ये हमें देखना है. तो देखिए 1951 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 606 करोड़ रुपीस था और इंपोर्ट हमारे जो था वो 608 करोड़ रुपीस था. तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था -2 करोड़. क्लियर? जो 91 में
एक्सपोर्ट हो गए हमारे 32,553 करोड़ रुपीस एंड इंपोर्ट हो गए हैं हमारे 43,198 रुपीस करोड़। और इस तरह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया है -10,645 करोड़ रुपीस। ओके, अब ये टेबल हमें क्या बताती है कि देयर वॉज अ सस्टेंशियल इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अच्छी मतलब सस्टेनेबल इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर, ठीक है ना। मतलब कहाँ 600 थे और कहाँ पर हम 32 और 43 की बात कर रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल इंक्रीमेंट था हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर एंड इम्पोर्ट्स वर इंक्रीजिंग फास्टर देन एक्सपोर्ट। हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा थे। देखिए 30s की लाइन में तो हमारे एक्सपोर्ट है और 40s की लाइन में हमारे इम्पोर्ट्स है, तो हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। एज अ रिज़ल्ट ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1991 the country had always been faced the problem of trade deficit, excepting the year of 1972-73 and 1976-77। ये 2 साल देखिए, जब मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ाया था तब भी आपको ये ईयर्स के बारे में बताया था। ये 2 साल ऐसे थे जहाँ हमारा डेफिसिट नहीं रहा। डेफिसिट का मतलब भी आप लोगों को अच्छे से पता है। तो 72, 73, 76, 77 ये 2 ईयर ऐसे थे जिसमें हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट नहीं रहा है। बाकी का तो हम हमेशा ही घाटे में रहते हैं, हमारा फॉरेन ट्रेड हमेशा ही घाटे का ही बना हुआ रहा है। When the country recorded small trade surplus, India's exports and imports have tended to rise over the years. Okay, तो यहाँ देखने को क्या है कि हम हमेशा ही डेफिसिट में रह रहे हैं, है ना। हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमेशा ही डेफिसिट में रह रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक 72, 73 को छोड़ दो, 76, 77 को छोड़ दो, बाकी के सालों में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमेशा ही डेफिसिट में रहा है। इंडियाज़ शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन। जो 50-51 में 1.8 हुआ करता था % हुआ करता था वर्ल्ड के फॉरेन ट्रेड में, उनका कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो 1.8% हुआ करता था जो 1991 में रिड्यूस होकर कितना हो गया 0.6% हो गया। अच्छी बात तो नहीं है ना, पर अब ऐसा है। हाउएवर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे हमारे 1991 में, और जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोडक्शन हुआ उनका, तो इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इम्प्रूव्ड। मतलब 1991 के बाद हमारा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। जो 90s तक हमारा 0.6% था वर्ल्ड के ट्रेड में, वो आफ्टर रिफॉर्म्स 2016 की बात करें तो 0.06 से बढ़कर 2.2% हो गया है। क्लियर। नाउ सेकेंड फीचर इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। सेकेंड फीचर हमारा क्या है? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द टाइप ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड एंड imported by a country. ओके, क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द टाइप ऑफ गुड्स के उस टाइप से जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक कंट्री करती है। ओके, तो इसकी कंडीशन क्या थी? तो ड्यूरिंग 1950-91 द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्स इन कंट्रीज एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड। क्लियर। Whereas the agriculture and allied product decline। तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा, उसका शेयर बढ़ा, और एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम हुआ है। ठीक है।
1960s की बात करें तो मैन्युफैक्चर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे एक्सपोर्ट में वो था 45.5%, जो 90s में आकर हमारा हो गया 72.9%। ये मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन 60s की बात करूँ तो 44% हुआ करता था, जो 1991 में आते हुए हमारा 19% रह गया। ये एक अच्छा साइन है कि हम लोग एग्रीकल्चर से हटकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो दिस चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड इज रिगार्डेड अ हेल्दी डेवलपमेंट। ओके, ये एक अच्छे विकास को बता रहा है कि हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्लियर? नाउ थर्ड फीचर इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। Direction of trade indicates the countries with which a country trades. It indicates the destination where a country's export go. किधर को जा रहा है ना? डायरेक्शन किधर है हमारा? हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किन कंट्रीज़ को कर रहे हैं? हम हमसे ज़्यादा पावर वाली कंट्रीज़ को कर रहे हैं या छोटी मोटी कंट्रीज़ को कर रहे हैं? तो हमारे डायरेक्शन का ट्रेड, हमारा जो ट्रेड का डायरेक्शन है वो क्या है, हम किन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर अ कंट्रीज इम्पोर्ट्स कम। ठीक है ना, एक तो हमारे एक्सपोर्ट कहाँ से जा रहे हैं और हम जो सामान खरीद रहे हैं वो हम कहाँ से खरीद रहे हैं, उनके डायरेक्शन क्या क्या रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इन 1950-51 then USSR and East Europe did not appear in our export or import basket. USSR हमारे या फिर ईस्ट पूर्वी यूरोप की बात करूँ तो वो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बास्केट में दोनों ही में नहीं थे। अब 1991 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज विद दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। मैं USSR की और ईस्ट यूरोप की बात कर रही हूँ, जहाँ 50s में कुछ भी नहीं था, ना इंपोर्ट था ना एक्सपोर्ट था। वो 90s तक आते आते 25% का ट्रेड उनसे होने लग गया। क्लियर? इंडिया ऑल्सो एक्सपांडेड इट्स ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द USA एंड वेस्ट यूरोप। उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाया है। एंड इंडिया हैड लिटिल और नो ट्रेड विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, या तो इंडिया हैड लिटिल और नो ट्रेड, मतलब डेवलपिंग कंट्री जो थी उनसे बहुत कम ट्रेड कर रही, वो विकसित कंट्रीज से ज़्यादा ट्रेड कर रही है। तो ये हमारा डायरेक्शन है ट्रेड का।